ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और जो जैसे पिछली क्लासों में हम लेसन नंबर 1 का यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ टॉपिक अपने रह गए थे, उनका डिस्कशन आज करेंगे। तो जो अपना पिछली क्लास में जो टॉपिक हुआ था वो आपका विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था। और उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण आपने अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर या विश्वस्त रेखा पर आप क्या पढ़ोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ोगे। तो आज न्यू टॉपिक डाल लो, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता निकालनी। तो निरक्षीय रेखा मैंने जैसे पिछले वाली क्लास में आपको बताया था, कोई भी जैसे आपका विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली और जो आपकी अक्षीय रेखा के लंबवत जो रेखा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, निरक्षीय रेखा कहलाएगी। तो इसके लिए आप एक -q और एक +q आवेश के होंगे जो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, और उसके कारण आपको निरक्षीय रेखा पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर आपका एक नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस रहेगी वो है 2a। तो इसके मध्य बिंदु ये मान लो अपना ये है तो मध्य बिंदु O से कोई स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो इसके लिए आप करोगे कि -q आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आपकी इधर यानी आपकी -q आवेश की तरफ ही रहेगी। तो यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी आपकी वो होगी E1। और ये जो आपकी मान लो AB है ये, तो जो आपकी AP जो आपकी रेखा है, ठीक है, वो इस क्षैतिज से थीटा कोण बढ़ाएगी। इसी प्रकार यहाँ +q आवेश के कारण आप यहाँ पर देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो बाहर की ओर रहेगी, वो आपकी रहेगी E2। तो ये भी आपकी क्या करेगी, क्षैतिज से थीटा कोण बढ़ाएगी। तो यहाँ से ये क्षैतिज से आपको क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपोनेंटों में विभाजित करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जैसे ये आपका थीटा है, तो ये आपका एकांक ये भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। ये थीटा है तो आपका ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। अब देखो यहाँ पर इस E1 के आपको क्या करने हैं, कंपोनेंट यानी घटक लेने हैं। तो E1 का ये वाला घटक क्या हो जाएगा आपका E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और ये वाला घटक आपका आएगा E1 sin थीटा। और इसका घटक ले E2 का, तो ये वाला घटक आपका आ जाएगा इधर इसी डायरेक्शन में आएगा, और वो आएगा आपका E2 cos थीटा। और ये वाला घटक ले तो वो आएगा आपका E2
साइन थीटा। इस प्रकार से आपने इसको क्या कर लिया, घटकों में विभाजित कर लिया। अब यहाँ पर देखो जो आपके ऊर्ध्वाधर घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, एक दूसरे में दोनों परिमाण में क्या रहेंगे, समान रहेंगे और एक दूसरे के क्या है, विपरीत डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और जो आपके क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये दोनों को क्या हो जाएगा भाई, योग हो जाएगा। तो आपका जो परिणामी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे ये डायग्राम बना लो। ये आपका बिंदु O है, बिंदु O, और ये आपका P है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल के ये डायग्राम बनाओ। ये वाली भुजा देख लेना, ये है आपका त्रिभुज बन रहा है OPB। तो ये वाली भुजा आपकी रहेगी √R² प्लस A², और ये वाली भुजा भी आपकी क्या रहेगी, ये वाली भुजा √R² प्लस A² के बराबर। डायग्राम आपने बना लिया होगा। डायग्राम अब आप नीचे लिखो, डायग्राम बनाने के बाद लिखो आप, देखो माना माइनस क्यू व प्लस क्यू दो आवेश निर्वात में 2a दूरी पर स्थित हैं, जो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर स्थित
से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब फिर नीचे लिखो, अतः माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालनी है आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये माइनस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर आपको क्या देखनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या देगी? E1 इक्वल टू आपकी क्या होगी? वही आपकी Q अपॉन 4πε0, और ये आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है? AP के बराबर है। तो यहां पर आप क्या लिख दो? AP का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो आपका AP का मान है वो कितना आ रहा है? √r² प्लस a²। आगे लिख दो, क्योंकि आपका AP इक्वल टू है √r² प्लस a²। तो यहाँ पर इस √ को उठा के इसको स्क्वायर कर लो, यानी AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? r² प्लस a²। ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर दो? पुटअप करवा दो। तो यहाँ से आपका E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? E1 इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, और ये आपका r² प्लस a² रहेगा। इसको समीकरण आप क्या कर दो? 1 लिखो। तो यहां तक करो, पहले यहां तक लिखो। तो यहां तक हो गया होगा। अब देखो, इसे बिंदु P पर आपको E1 की जो डायरेक्शन है वो देखनी है। तो बिंदु P पर E1 की दिशा P से A की ओर होगी, P से A की ओर होगी। तो यहाँ पर देखो, ये आपका जो PA है वो क्या कर रहा है? क्षैतिज से क्या है? थीटा कोण बना रहा है। तो ये आपका क्या होगा? दो समकोणिक घटकों में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो एक तो आपका आधार घटक आएगा E1 cos थीटा, और एक आपका लंबवत घटक आएगा, वो क्या आएगा? E1 sin थीटा आएगा। तो नीचे लिखो, आप नीचे लिखो, बिंदु P पर E1 की दिशा PA की ओर होगी, PA की ओर होगी, जो क्षैतिज से थीटा कोण पर जो क्षैतिज से थीटा कोण पर है। अतः
अतः इसके दो समकोणिक घटक E1 cos थीटा आधार तथा E1 sin थीटा लंबवत होंगे। E1 sin थीटा लंबवत होंगे। तो इनको दो समकोणिक घटकों में आपने विभाजित कर लिया। अब इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो नीचे लिखो आप, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी आपकी, E2 होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण देखना है आपको, प्लस क्यू आवेश का कारण बिंदु P पर, और वो उसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2 होगी। तो आपका E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0, और ये आपका BP का स्क्वायर। अब चूंकि आपको पता है BP इक्वल टू आपका क्या है, BP इक्वल टू क्या है, वही है √r² प्लस a स्क्वायर। ये √r² प्लस a स्क्वायर। तो यहां से आपका BP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BP का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका r² प्लस a स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, यहां पर पुटअप करवानी है। तो आपका E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, और ये r² प्लस a स्क्वायर। इसको समीकरण आपको क्या दे देना है, 2 दे देना है। तो यहां तक करो, यहां तक करो सब। तो यहां तक हो गया होगा सबका। अब आपको देखना है जो आपका E2 है, तो इस E2 की दिशा कैसी होगी आपकी भाई, E2 की दिशा ये इधर होगी। जैसे इसको बिंदु दे दो PS की ओर होगी, और ये भी क्या आप बोल तो BP की ओर होगी, और ये भी क्या करेगा, क्षैतिज से क्या बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। अब क्षैतिज से थीटा कोण बनाने के कारण इसको भी दो समकोणिक घटकों में क्या कर लेंगे, विभाजित कर लेंगे। तो एक इसका जो समकोणिक घटक आएगा वो आपका क्या आएगा भाई, E2 cos थीटा, और दूसरा जो आएगा वो आएगा E2 sin थीटा। ठीक है। अब देखो इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ये ऊर्ध्वाधर घटक कौन से, एक तो आपका E1 sin थीटा, और एक का आपका है E2 sin थीटा। ठीक है। ये दोनों क्या है, समान है, और विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों समान है। क्योंकि E1 और E2 का मान देख लो, इधर समीकरण 1 और 2 में बराबर आया है E1 और, तो इसका मतलब है आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और दिशा दोनों की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तथा जो आपके ये क्षैतिज घटक हैं वो क्या है, एक ही दिशा में होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
इसलिए इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो आपका क्या आएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा। ठीक है, तो अब इसके नीचे समीकरण 2 के नीचे लिखो आप, देखो बिंदु P पर E2 की दिशा PS की ओर होगी, जो क्षैतिज से थीटा कोण पर स्थित है। अतः इसके दो समकोणिक घटक E2 cos थीटा व E2 sin थीटा होंगे। E2 cos थीटा व E2 sin थीटा होंगे। अब नीचे लिखो ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा समान व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं तथा आधार घटक एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अब नीचे लिखना है अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, दोनों आपके आधार घटक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपका समीकरण 1 और 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से आपका E1 इक्वल टू क्या होगा, E2, तो नीचे लिख लेना। ये आपका समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपका E1 इक्वल टू क्या रहेगा, E2, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आपका E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2E1 cos थीटा। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस cos थीटा का क्या वैल्यू निकालनी है आपको इससे। तो यहां से आपका एक त्रिभुज ले लो, जैसे त्रिभुज आप ले लो A P और O, तो त्रिभुज A P O से
तो नीचे लिख लेना कि त्रिभुज एपीओ से, एपीओ से आपका cos थीटा आपको निकालना है। तो cos थीटा आपका क्या होगा, cos थीटा होगा आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार तो आपका क्या आएगा, ये, यानी ये वाली दूरी क्या हो जाएगी a, और कर्ण आपका क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से आप लिख लो, तो आपका a और अपॉन आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहां पर ये cos थीटा का मान और E1 का मान यहां पर क्या कराना है, आपको पुटअप कराना है। तो आपके पास तो आपका E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 का मान आपके पास है तो 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा का मान रख दो तो वो आएगा आपका a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहां पर आपका देखो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये आपका क्यू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके आधार से मान है तो क्या घात जुड़ जाएंगी दोनों की, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहां से आपको देखना है कि आपका जो ये Q2a है ये किसके बराबर है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, क्योंकि आपका P इक्वल टू क्या होता है Q2a। तो इस Q2a की जगह आप क्या रख दो, P रख दो। तो यहां से आपका E इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो आपके पास जो आर का मान है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, ए है। तो आपको ए स्क्वायर को क्या कर देना है, नगण्य कर देना है। तो नीचे लिख देना कि आपका आर, ये लिख देना यदि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो तो ए स्क्वायर को नगण्य करने पर, ए स्क्वायर को आप क्या ऐसे क्या करोगे, नगण्य करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां तक उतार लो यहां तक, उतार लो। अब देखो आगे, तो यहां से ए स्क्वायर में क्या कर देना, आपको नेगलेक्ट कर देना है। तो यहां से आपके पास जो ई आएगा वो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये तो आपका नेगलेक्ट हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आज की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, द्विध्रुव के कारण निरीक्षक रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या इसको सदिश रूप में लिखना है, तो सदिश रूप में
सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखने के लिए देखो आपकी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है और एक आपको क्या देखनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा देखनी है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, ठीक है। तो और आपकी जो टोटल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर वाली आ रही है, अपने डायग्राम में देखो भी इधर टोटल जो आपके दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं E1 cos θ प्लस E2 cos θ वो उसके अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यानी आपका इस दिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इस दिश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R2, ये आपका सदिश रूप में हो जाएगा। तो देखो यहां तक करो कंप्लीट इसको। तो यहां तक हो गया होगा। अब इसके नीचे लिख लो आप, इसके नीचे लिखो अतः विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, अतः विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है, के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। अब इसके नीचे आप नोट लगा के लिखो, नीचे नोट लगा के लिखना है। अब देखो आपने एक तो क्या देखा भाई, एक तो अक्षीय रेखा के कारण आपने क्या, अक्षीय रेखा पर आपने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, और एक निरक्षीय रेखा पर आपने क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो अक्षीय रेखा पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आपकी आई थी E इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और ये आपकी निरक्षीय रेखा के ऊपर क्या आई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है। तो यहां पर देखो आपको जो आपकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निरक्षीय रेखा की क्या होती है, दुगनी आ रही है। और यहाँ 2p आ रहा है, यहाँ केवल p आ रहा है। तो नीचे लिखो नोट लगा के, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है, तो दुगनी अर्थात की दुगनी होती है
अर्थात आपका ई अक्षीय इक्वल टू ई निरक्षीय दुगनी होगी, तो ये लिख लो नीचे, अर्थात ई अक्षीय इक्वल टू ई निरक्षीय। तो ये आपने कैलकुलेट कर ली विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक डाल लो, न्यू टॉपिक समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों पर बल व बलाघूर्ण न्यू टॉपिक डालो, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों पर बल एवं बलाघूर्ण। सबने लिख डाली होगी। अब एक देखो समरूप विद्युत क्षेत्र ले हुआ, ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से। इस प्रकार से समरूप विद्युत क्षेत्र है ये आपका। इस समरूप विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इधर है, इधर आपका पॉजिटिव सिरा और ये आपका क्या रहेगा नेगेटिव, यानी ये आपका पॉजिटिव और ये वाला आपका नेगेटिव। अब इससे क्या करते हैं, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखते हैं, यानी इस समरूप विद्युत क्षेत्र ई में आप एक विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से समांतर रखते हैं आप, जैसे इधर आपका क्या है नेगेटिव चार्ज बिंदु ए और बिंदु बी पर आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर दो देखो, ये पॉजिटिव इधर वाला आपका सिरा पॉजिटिव है और इधर वाला सिरा आपका क्या है नेगेटिव। तो ये आपका जो पॉजिटिव सिरा है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, यानी इन दोनों के मध्य क्या करेगा एक कूलाम बल कार्य करेगा और उस कूलाम बल की जो डायरेक्शन होगी वो इधर रहेगी एफ की डायरेक्शन, और इधर जो आपका बल है वो क्या करेगा भाई ये वाला सिरा इसको क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इधर वाला एक जो कूलाम बल आएगा उसकी डायरेक्शन आपकी ये वाली। अब देखो ये दो आपके दोनों बल हैं, ठीक है, दोनों बल परिमाण में क्या रहेंगे बराबर, यानी आपका ये दोनों बल परिमाण में क्या है बराबर है, ठीक है। तो यानी
F इक्वल टू प्लस माइनस क्यू ई, क्योंकि आपका E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू, तो इस क्यू को इधर ले जाओ तो आपका F इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू ई। तो ये आपका F इक्वल टू प्लस माइनस क्यू ई, और इधर वाला बल होगा वो भी आपका F इक्वल टू प्लस माइनस क्यू ई होगा, लेकिन दोनों की क्या दिशा एक दूसरे की विपरीत होगी दिशा, तो आपका जो परिणामी बल आएगा इसका वो क्या रहेगा, शून्य दोनों का। तो ये आपकी जो विद्युत द्विध्रुव है वो क्या रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। अब इस विद्युत द्विध्रुव को मैं क्या करता हूं, इस जो आपका विद्युत क्षेत्र है इस विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखता हूं, तो इस प्रकार से रखो इसको, विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखना है आपको, ये माइनस क्यू आवेश बिंदु 1 पर और ये प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर। तो यहां से देखो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो इधर है, तो इस पर लगने वाला बल वो इधर है। अब यहां पर ये क्या है आपका थीटा कोण पे है, क्या है थीटा कोण पर, तो यहां पर एक लंब खींच दो, तो ये आपका मान लो बिंदु पी है। तो अब इस पर देखो थीटा कोण पे रखने के बाद आपके जो ये दोनों बल हैं भाई, परिमाण में तो दोनों क्या है समान है, दिशा में भी दोनों क्या है विपरीत है, लेकिन सरेखीय नहीं है। अब सरेखीय नहीं होने के कारण ये दोनों बल क्या करेंगे, एक बल युग्म का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये जो आपका द्विध्रुव है इसमें क्या करते हैं, बलागुणन क्या कर देते हैं, उत्पन्न करते हैं। बलागुणन का मतलब इसे द्विध्रुव वो क्या कर देंगे, घुमा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ सबसे पहले। तो सबने डायग्राम बना लिया होगा। अब इस डायग्राम के नीचे लिखो, लिखना स्टार्ट करो। देखो, जब एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र E में समरूप विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के समांतर रखा जाता है, तो क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो दोनों आवेशों पर बल F इक्वल टू प्लस माइनस क्यू ई, दोनों आवेशों पर बल F इक्वल टू प्लस माइनस क्यू ई समान व विपरीत दिशा में लगने के कारण
परिणामी बल शून्य होगा, परिणामी बल शून्य होगा। इसके बाद लाइन चेंज करके लिखो, आप लाइन चेंज करके लिखो, जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा जाता है तो थीटा कोण पर रखा जाता है तो दोनों बल समान व विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। परंतु सरेखीय नहीं है, नहीं है, जिससे ये एक बलयुग्म का कार्य करते हैं, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बल आघूर्ण नीचे लिखना, बल आघूर्ण क्या होता है आपका? बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी, यह आपका क्या होगा? बल आघूर्ण होगा। और इस बल आघूर्ण को हम क्या करेंगे? तो से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो यहाँ बल आघूर्ण की जगह क्या जाएगा? तो, और बल क्या है आपका? F, और ये आपका इंटू क्या जाएगा आपके पास? बलों के मध्य की दूरी। तो बलों के मध्य की दूरी क्या है आपकी? ये वाली है BP। तो यहाँ से बलों के मध्य की दूरी लिख लेना BP।
तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बीपी कैलकुलेट करनी है। तो नीचे लिखना कि त्रिभुज ए बी पी से, तो त्रिभुज ए बी पी से यहां से आप क्या निकालना, साइन थीटा। क्या निकालना आपको, साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू आपको क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या आएगा आपका, बीपी, और आपका कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला ए बी। अब ए बी क्या है अभी, ये आपकी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है 2a। तो यहाँ पर ये दूरी लिख देना, ए बी की जगह 2a। तो साइन थीटा, तो बीपी इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा आ जाएगा। तो इस बीपी का मान यहाँ पर आपको पुटअप करवा देना है। तो आपके पास तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू यहां पर एफ 2a साइन थीटा। अब चूंकि आप सबको पता है एफ इक्वल टू क्या आपका, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो ये आपका मान यहां रख देना। तो यहां से आपका क्या जाएगा, ई, तो ये आपका क्यू 2a साइन थीटा। अब चूंकि आप सबको पता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है भाई, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू आपका क्या आएगा, P इक्वल टू क्या आता है, क्यू 2a। तो यहां से क्योंकि आपका P इक्वल टू होता है क्यू 2a, तो ये वाली क्यू 2a की जगह P आप यहां पर पुटअप करवा देना। तो आपका क्या जाएगा, यहां तक उतारो, पहले यहां तक उतार लो। तो आगे देखो, यहां तक उतार लिया। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप करवा दो। तो आपका बल आघूर्ण होगा वो क्या आ जाएगा भाई, तो इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसको समीकरण क्या दे दो, एक। तो यह आपका क्या आ गया, बल आघूर्ण आ गया। अब आपको देखना है जो आपका टो है, ठीक है, वो क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो यहां पर आपको इसको सदिश रूप में लिखना है। तो सदिश रूप में टो वेक्टर इक्वल टू पी सदिश क्रॉस क्या हो जाएगा, बी सदिश। क्योंकि आपका साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपका ये सदिश रूप में क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2। तो यहां तक उतारो।
तो यहां तक हो गया सबका। अब देखो आपको जो आपका बल आघूर्ण है उसके लिए आपको क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन देखो यहाँ पर पी वेक्टर क्रॉस क्या आ रहा है, ई वेक्टर आ रहा है। तो आपके जो बल आघूर्ण है उसकी दिशा कैसी होगी, इस द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के तल के लंबवत होगी। हमेशा बल आघूर्ण की दिशा किधर होगी, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के तल के लंबवत होगी। तो इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे लिखो आप, देखो अतः बल आघूर्ण की दिशा, अतः बल आघूर्ण की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व विद्युत क्षेत्र, व विद्युत क्षेत्र की दिशा के तल के लंबवत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है। तो ये आपका बल आघूर्ण आ गया। इसके बाद इसकी विशेष स्थितियां करो आप। विशेष स्थितियां, तो इसकी स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट में आपको करना कि यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो अर्थात विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र के समांतर, के समांतर स्थित हो, स्थित हो। यानी थीटा इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ गए कि आपका विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, 0। थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन 0 का मतलब 0। तो यहां पर समीकरण 1 से करोगे आप, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपका तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी इस कंडीशन में आपका बल आघूर्ण क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी बल आघूर्ण क्या आएगा आपके पास, मिनिमम आएगा। और जो आप सेकेंड स्थिति इसकी करोगे, स्थिति सेकंड करोगे यदि थीटा इक्वल टू 90 हो तो अर्थात विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो अब इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 90 का मतलब आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या आएगा, लंबवत आएगा। तो आपका साइन 90 और साइन 90 आपका क्या हो जाएगा, 1। तो आपका तो इस कंडीशन में क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, अधिकतम आएगा। और तो इक्वल टू आपका आ जाएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपका आ जाएगा T। तो ये इसकी दो क्या कर लो, विशेष स्थितियां कर लो। जल्दी करो।
तो ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र में बिंदुओं पर बल और बल आघूर्ण हो गया। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक डालो आप, न्यू टॉपिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग डाल लो। और ये आपका कोई आवेशों का निकाय है इस प्रकार से, ये कोई सिस्टम है आपके पास XY, और इसमें बहु आवेश हैं। यानी आपका ये आवेश Q1 है, आवेश Q2 है, ये आपका यहाँ पर आवेश Q3 है, यहाँ पर मान लो आपका आवेश Qn है। इसे n आवेश है। तो इसका Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष, Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश R1 सदिश, इसका Q2 आवेश का R2 सदिश, और ये Q3 आवेश का R3 सदिश, और Q1 आवेश का स्थित सदिश होगा वो Rn सदिश। अब यहाँ पर आपका कोई बिंदु क्या है, P है, और इस बिंदु P पर इन सब आवेशों के कारण आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। Q1 आवेश के कारण आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी E01, इसके कारण आपकी E02, इसके कारण आपकी E03, इसके कारण आपकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो E0n होगी। अब यहाँ पर इसका जो स्थिति सदिश आएगा वो R01, ये आपका R02, ये आपका R03, और ये आपका R0n। तो ये डायग्राम बना लो जल्दी से। अब देखो जो आपका ये निकाय है इसमें दो या दो से अधिक आपकी क्या है आवेश उपस्थित हैं। तो इन आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या देखनी है, तीव्रता देखनी है। इसके लिए आप ये जो निकाय में आवेश है इन सभी आवेशों के अलग अलग जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इसके सदिश योग के बराबर होगा। यानी आपका इसके नीचे लिखो डायग्राम के नीचे, यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित हो तो उस निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। सदिश योग के बराबर होती है। सदिश योग के बराबर होती है। अर्थात आपका जो इस दिश होगा तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपकी मान लो E01 वेक्टर है प्लस E02 वेक्टर है प्लस E03 वेक्टर है प्लस प्लस E0n वेक्टर। तो यहाँ पर आपका E01 वेक्टर है, तो E01 वेक्टर देखो या Q1 आवेश के कारण विद्युत की प्रतिवर्ता Q1 आवेश के कारण आपकी आएगी वो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका R01 वेक्टर ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये डायरेक्शन R01 के प्लस इसी प्रकार आप क्या कर दो Q2 आवेश के कारण विद्युत की प्रतिवर्ता तो वह आएगी आपकी Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका R02 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R02 के डायरेक्शन प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका R03 वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आपका R03 के प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका R0n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पर ये डायरेक्शन R0n के। अब यहाँ से देखो तो आपके पास कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में आ रहा है तो ये क्या कर लो कॉमन ले लो तो आपका E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास आ जाएगा Q1 अपॉन R01 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर और ये R01 के प्लस Q2 अपॉन R02 वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका R02 के प्लस Q3 अपॉन R03 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आपका R03 के और प्लस डैश 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 आपके पास क्या जाएगा Qn अपॉन R0n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका R0n के और ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहां से ये आपके पास एक सीरीज आ गई तो इसको क्या कर लो समीशन में ले लो इसको तो आपके पास E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका समीशन I इक्वल टू 1 to n तो यहां से Qi अपॉन R0i और इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां से आपके पास आ जाएगा R0i के। ये आपका क्या आ गया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उतार लो इसको जल्दी।
इसने उतार लिया होगा। अब इस प्रकार से ये आपका लेसन नंबर जो फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब आगे कल जो आपका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें इसके हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो धन्यवाद।